कोहॉर्ट स्टडी एक ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी होती है, जिसे प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है। यह स्टडी एक्सपोजर, रिस्क फैक्टर से शुरू होती है और सब्जेक्ट्स को फॉलो अप किया जाता है, यह देखने के लिए कि उनमें डिजीज डेवलप होती है या नहीं। इस स्टडी का उद्देश्य डिजीज की इंसिडेंस को मेजर करना और कॉज टू इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना होता है। एग्जाम्पल के रूप में, यदि यह स्टडी करना है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है या नहीं, तो दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक्सपोज्ड ग्रुप की स्मोकर्स, नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप नॉन स्मोकर्स। इन दोनों ग्रुप्स को समय के साथ फॉलो अप किया जाता है ताकि देखा जा सके कि किस ग्रुप में लंग कैंसर डेवलप होता है। आउटकम को मेजर करने के लिए रिलेटिव रिस्क आरआर का उपयोग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप कंडक्शन ऑफ अ कोहॉर्ट स्टडी। स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स यानी कोहॉर्ट चुनना। कोहॉर्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, जैसे स्मोकर्स या फैक्ट्री वर्कर्स। डिजीज फ्री इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सपोज्ड जैसे स्मोकर्स और नॉन एक्सपोज्ड जैसे नॉन स्मोकर्स। सोर्सेज हो सकते हैं जनरल पॉपुलेशन, स्पेशल ग्रुप्स जैसे डॉक्टर्स या टीचर्स, और एक्सपोजर बेस्ड ग्रुप्स जैसे रेडिएशन वर्कर्स। स्टेप 2, कलेक्टिंग डेटा ऑन एक्सपोजर। ये पता लगाना होता है कि किसके पास रिस्क फैक्टर है और किसके पास नहीं। डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, मेडिकल टेस्ट, पास्ट रिकॉर्ड्स या एनवायरमेंटल सर्वेज। स्टेप 3, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप्स। इसमें हम एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स की डिजीज आउटकम्स कंपेयर करते हैं। इंटरनल कंपैरिजन एक ही कोहॉर्ट में एक्सपोजर की डिग्री के हिसाब से, जैसे माइल्ड वस हेवी स्मोकर्स। एक्सटर्नल कंपैरिजन अलग अलग ग्रुप्स जैसे रेडियोलॉजिस्ट वर्स ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। स्टेप 4, फॉलो अप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। डिजीज डेवलप हुई या नहीं, ये जानने के लिए पार्टिसिपेंट्स को फॉलो किया जाता है। मेथड्स हैं पीरियोडिक चेकअप्स, होम विजिट्स, टेलीफोन कॉल्स या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। स्टेप 5, एनालिसिस। एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप्स में डिजीज इंसिडेंट्स कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं रिलेटिव रिस्क आरआर, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एआर, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क पीएआर। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव रिस्क की। ये बताता है कि एक्सपोज्ड लोगों में डिजीज होने की संभावना नॉन एक्सपोज्ड के मुकाबले कितनी ज्यादा है। इसका फॉर्मूला है इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। अगर रिलेटिव रिस्क एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रिस्क फैक्टर और डिजीज के बीच पॉजिटिव एसोसिएशन है। अगर एक से कम है तो रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव है, और अगर बराबर है तो कोई एसोसिएशन नहीं है। एग्जाम्पल देखें, स्मोकर्स में लंग कैंसर के 30 केस हैं आउट ऑफ 100, तो इंसिडेंस होगी 0.3। नॉन स्मोकर्स में 10 केस हैं आउट ऑफ 100, तो इंसिडेंस होगी 0.3। 8, अब रिलेटिव रिस्क होगा 0.3 बटा 0.1 यानी 3। इसका मतलब है स्मोकर्स को लंग कैंसर होने का रिस्क 3 गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क की। ये बताता है कि एक्सपोज्ड ग्रुप में डिजीज के कितने प्रतिशत केसेस उस रिस्क फैक्टर की वजह से हुए हैं। फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। उदाहरण के लिए 0.3 माइनस 0.1 बटा 0.3 गुणा 100 बराबर 67.67%। मतलब स्मोकर्स में लंग कैंसर के 67.67% केस स्मोकिंग की वजह से है। अब आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क पर। यह बताता है कि पूरे पॉपुलेशन में डिजीज के कितने परसेंट केसेस प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर वो रिस्क फैक्टर हटा दिया जाए। फॉर्मूला है टोटल इंसिडेंस से इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड की डिफरेंस टोटल इंसिडेंस से भाग दिया जाए, 100 से गुणा किया जाए। अगर पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क 30% है तो इसका मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन में 30% लंग कैंसर केस को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर स्मोकिंग एलिमिनेट कर दी जाए। कोहॉर्ट स्टडीज में दो मेजर बायसेस देखने को मिलते हैं। पहला है सिलेक्शन बायस, जिसमें पार्टिसिपेंट्स का लॉस टू फॉलो अप हो जाता है और यही एट्रिशन बायस कहलाता है। दूसरा है मिसक्लासिफिकेशन बायस, जो तब होता है जब एक्सपोजर या डिजीज आउटकम को गलत तरीके से क्लासिफाई किया जाए। अब बात करते हैं कोहॉर्ट स्टडीज के एडवांटेजेस की। सबसे पहला फायदा है कि इससे हम डिजीज इंसिडेंस और रिलेटिव रिस्क यानी आरआर को मेजर कर सकते हैं। दूसरा, इसमें रिकॉल बायस नहीं होता क्योंकि एक्सपोजर की जानकारी डिजीज के ऑनसेट से पहले कलेक्ट की जाती है। तीसरा, ये किसी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री को समझने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। चौथा,
रेयर एक्सपोजर्स को स्टडी करने में ये बहुत उपयोगी है। और पांचवा, क्रॉनिक डिजीजेस को समझने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये स्टडीज काफी महंगी और टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। दूसरा, लॉस टू फॉलो अप बहुत कॉमन है, जिससे एट्रिशन बायस हो सकता है। और तीसरा, ये रेयर डिजीजेस को स्टडी करने के लिए सूटेबल नहीं होती है। कोहॉर्ट स्टडीज को तीन मुख्य प्रकारों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी, जिसे प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या ओपन डायनामिक कोहॉर्ट भी कहते हैं। इसमें कोहॉर्ट समय के साथ बदलता रहता है, यानी नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ सकते हैं या कुछ पार्टिसिपेंट्स बाहर भी हो सकते हैं। यह डिजाइन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रेमिंगहैम हार्ट स्टडी, जिसमें दशकों तक कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स को स्टडी किया गया। दूसरा टाइप है नॉन कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या फिक्स्ड और नॉन डायनामिक कोहॉर्ट भी कहते हैं। इसमें वंस कोहॉर्ट बन जाता है तो उसमें कोई नया इंक्लूजन नहीं होता। ये स्टडी पुराने रिकॉर्ड्स का उपयोग करके एक्सपोजर और आउटकम का आकलन करता है। उदाहरण के लिए एक स्टडी जिसमें हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के आधार पर स्मोकिंग हैबिट्स और लंग कैंसर इंसिडेंट्स को एनालाइज किया गया हो। तीसरा टाइप है मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी या एम्बिस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, जो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये स्टडी पिछली डेटा से शुरू होती है, लेकिन उसे फ्यूचर में आगे बढ़ाया जाता है। ये लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है। अब बात करें नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी की, तो ये एक स्पेशल टाइप की केस कंट्रोल स्टडी होती है, जो एक चल रही कोहॉर्ट स्टडी के अंदर कंडक्ट की जाती है। इसमें पहले एक लार्ज कोहॉर्ट को फॉलो किया जाता है, और जब उसमें से कुछ लोग डिजीज डेवलप कर लेते हैं तो वे केसेस बन जाते हैं। फिर उसी कोहॉर्ट से ऐसे लोगों को चुना जाता है जो अभी भी डिजीज फ्री हैं। ये होते हैं कंट्रोल्स। उदाहरण के लिए अगर 2010 में 100 स्मोकर्स को फॉलो करना शुरू किया और 2023 तक 10 स्मोकर्स को सीएडी डेवलप हो गया, तो वे 10 केसेस बन जाएंगे। फिर उसी कोहॉर्ट के बाकी स्मोकर्स में से 10 डिजीज फ्री पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल्स की तरह सिलेक्ट किया जाएगा। यह मेथड रेयर डिजीजेस या एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत एफिशिएंट मानी जाती है। अंत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने लायक है। रेयर डिजीजेस के लिए केस कंट्रोल स्टडी बेस्ट होती है, जबकि रेयर एक्सपोजर्स को स्टडी करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी। अगर स्टडी में मल्टीपल एक्सपोजर्स देखने हो तो केस कंट्रोल स्टडी बेहतर होती है, और अगर मल्टीपल आउटकम्स जानने हो तो कोहॉर्ट स्टडी ज्यादा यूजफुल रहती है। प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हमेशा एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप्स को कंपेयर करती है, जबकि केस कंट्रोल स्टडी डिजीज्ड और नॉन डिजीज्ड इंडिविजुअल्स की कंपैरिजन पर आधारित होती है। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी रेयर और कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्टडी ऑफ चॉइस मानी जाती है। और इसी के साथ हम पूरा कर चुके हैं कोहॉर्ट स्टडीज का एक आसान लेकिन डिटेल जर्नी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बायस और नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी तक सब कुछ समझा। अगर आपको ये कंटेंट समझ आया और पसंद आया तो एक चीज और जरूर पढ़िए, विक्की पीएसएम। यह किताब एमबीबीएस तीसरे साल और नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, जिसमें पीएसएम को आसान, तेज और हाई स्कोरिंग तरीके से पढ़ाया गया है।